मॉर्निंग। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप कृषि के बारे में बताया जा रहा था, आज हम आपको भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं या क्या है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का किसी या कहेंगे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। पुनः समझोगे, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय या सामंजस्य स्थापित करने को वैश्वीकरण कहते हैं। पुनः समझोगे, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। इसे जो है भूमंडलीकरण, जैसा कि पहले लिख चुके हम, भूमंडलीकरण या विश्व व्यापारीकरण भी कहा जाता है। इसे भूमंडलीकरण या विश्व व्यापारीकरण भी कहा जाता है। पुनः समझोगे एक बात, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। इसे भूमंडलीकरण या विश्व व्यापारीकरण भी कहा जाता है। या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापारियों वित्तीय समझौता से भिन्न वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा विश्व स्तर पर उपलब्ध आर्थिक अवसरों में लाभ प्राप्त करना निहित है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखेंगे। भारतीय कृषि का वैश्वीकरण का प्रभाव, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि सन 1990 के बाद से वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय किसानों को कई प्रकार की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सन 1990 के बाद से वैश्वीकरण के इस दौर में, कहेंगे नए दौर में, भारतीय किसानों को कई प्रकार की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चावल, चाय, कपास, रबड़, कॉफी, जूट और मसालों का भारत मुख्य उत्पादक होने के बाद भी, ध्यान देंगे, चावल, चाय,
रबर, कपास और जूट तथा मसालों का उत्पादक होने के बाद भी विकसित देशों से या कहेंगे विकसित देशों से स्पर्धा में क्या है, भारत पिछड़ रहा है, पीछे है, क्योंकि विकसित देश कृषि को अधिकाधिक सहायता एवं अनुदान प्रदान कर रहे हैं। विकसित देश जो है कृषि को अत्यधिक मात्रा में अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। इस बदलते समय में अपनी प्राकृतिक क्षमता के साथ साथ मानवीय श्रम के कार्य में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। कृषि को जब तक नवीन औजारों, उपकरणों, नई कृषि यंत्रों कहेंगे और तकनीक से सुसज्जित नहीं किया जाता है, तब तक हमें वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे हम कहेंगे भारत को वह तकनीकी चाहिए जो अन्य देशों में या अन्य देशों के उपयोग में आ रही है। साधन जैसे विकसित सड़क हो, सबसे पहले विकसित सड़क, विद्युत, सिंचाई की अच्छी सुविधा तथा किसानों को क्रेडिट सुविधाओं को भी विकसित करके कृषि को वैश्वीकरण का लाभ हो सकता है, अर्थात कि भारत भी कृषि के क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट जो हमारा है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार क्या है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय किसानों के हित में कई प्रकार के संस्थागत कार्यक्रमों को शुरू किया गया। पुनः समझोगे, स्वतंत्रता के बाद भारतीय किसानों के हित में कई संस्थागत सुधार कार्यक्रमों को शुरू किया गया। इसमें चकबंदी है, नंबर 1 चकबंदी। दूसरा जो आपका है, ध्यान देंगे, दूसरा जो है भूमि सुधार कार्यक्रम। तीसरा जो है हरित क्रांति जो। इसके बाद चौथा है श्वेत क्रांति। इसके बाद पांचवा है फसल बीमा। छठवां आपका है फसल बीमा कम दर पर ऋण अर्थात कम ब्याज पर ऋण सुविधा देना। इसके बाद सातवां जो है आपका कृषि या कहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड।
आदि के द्वारा यानी और न्यूनतम सहायता भी है, न्यूनतम सहायता मूल्य तथा व्यापक भूमि विकास तथा व्यापक भूमि विकास आदि कार्यक्रमों को चलाकर भारत सरकार ने किसानों के हित में सुधार किए गए हैं, जिसके माध्यम से कृषि में तीव्र गति से वृद्धि हो, कृषि के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो। अब हम बात करते हैं अगला क्या है, ध्यान देंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसे आधुनिकीकरण एवं उत्पादन में वृद्धि के भरसक प्रयास किए हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसे आधुनिकीकरण एवं उत्पादन में वृद्धि के भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे बागवानी विकास तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं, जैसा कि पहला मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना और अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करना, उन्नत एवं सुधरी हुई किस्म के बीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देना। तीसरा है जैविक एवं रासायनिक खादों के प्रयोग पर बल देना। चौथा है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, जहाँ पर नहरें नहीं हैं वहाँ पर नहरें निकाल कर सिंचाई का सुविधा साधन उपलब्ध करवाना, जहाँ पर नलकूप नहीं है वहाँ पे नलकूप को लगवाकर सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना। ठीक है। इसके बाद कृषि विकास से विभिन्न निगमों की स्थापना करना। हम कह सकते हैं, पुनः समझोगे, अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम चलाकर भारत सरकार ने कृषि के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। उन्नत एवं सुधरी किस्म के बीजों के उपयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। जैविक एवं रासायनिक खादों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।
सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और किया भी गया है। कृषि विकास से विभिन्न निगमों की स्थापना की गई। हम उपयुक्त कह सकते हैं कि उपयुक्त उपायों के प्रयोग से देश के 20वीं शताब्दी के 6वें और 7वें दशकों में हरित क्रांति को भी प्रोत्साहित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति सन 1966 और 1967 हुआ से मध्य चला। इसके द्वारा हरित क्रांति के द्वारा अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा, सिंचाई की बढ़िया सुविधा हुआ और जैविक खादों के स्थान पर अर्थात देसी खादों के स्थान पर रासायनिक खादों का प्रयोग पर बल दिया गया, जिसके माध्यम से हरित क्रांति ने कृषि के उत्पादन में तेज गति से परिवर्तन लाया। इसे हम कृषि परिवर्तनकारी युग भी कह सकते हैं। इसके बाद आपको बताएं, इस माध्यम से कृषि उत्पादन में बढ़ावा मिला। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में आपको भारतीय कृषि पर होने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं आगे आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।